Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I welcome one and all to EACT classes, that is Educate All Charitable Trust. I hope you are doing fine. So far, we have discussed about group theory and we also kick-started ring theory. और ring theory में मैंने आपको कुछ basic concepts बताए. जैसे मैंने आपको बताया कि ring क्या होता है, इसी तरह से मैंने आपको ये भी बताया कि कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, रिंग विद यूनिटी क्या होता है, उसकी हमने एग्जांपल्स जो हैं बहुत सारी डिस्कस की. इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, और फिर हमने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स के बारे में भी बात की. आज हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उनमें से हम निलपोटेंट एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे. रिंग के निलपोटेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, यूनिट एलिमेंट्स क्या होते हैं रिंग्स के, एंड इफ टाइम परमिट्स देन वी विल आल्सो इंट्रोड्यूस आइडियल. क्योंकि आइडियल का कॉन्सेप्ट जो है, जैसा कि हम सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ग्रुप थ्योरी के अंदर, अब मान सकते हैं कि आइडियल का कॉन्सेप्ट भी सिमिलर सॉर्ट, क्योंकि आइडियल की थ्योरी ज्यादा रिच है रिंग थ्योरी में एज कंपेयर टू सब रिंग. सब रिंग की थ्योरी कुछ ज्यादा रिच नहीं है, उसमें ज्यादा आप कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी नहीं है उस थ्योरी में. लेकिन जो डाइवर्सिटी इसमें है, या जो हम मेन कॉन्सेप्ट्स आगे जाके जब फैक्टर रिंग्स की हम बात करेंगे तो वहां पे भी हमारे पास आइडियल का कॉन्सेप्ट जो है इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज वाज द रोल प्लेड बाय द नॉर्मल सब ग्रुप इन केस ऑफ ग्रुप थ्योरी. So without wasting much of the time, it's time to get started. So let us start. What do we mean by nilpotent elements? बात करते हैं nilpotent elements की. कोई भी एलिमेंट रिंग में nilpotent एलिमेंट कब होता है, कोई भी एलिमेंट एक रिंग में nilpotent एलिमेंट कब होता है, अगर हमें कोई n मिल जाए, अगर हमें कोई n मिल जाए such that a की पावर n हमें क्या दे दे, zero element of ring. So if that happens that for some n, a raised to power that n gives us the zero element of ring, then we say that the element is nilpotent element. तो आइए एग्जांपल देखते हैं इसकी. जैसे कि हमसे पूछा गया है कि आप nilpotent एलिमेंट फाइंड कीजिए. Just a second. जैसे कि हमें z के nilpotent एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, तो z के nilpotent एलिमेंट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, how can we find the nilpotent elements of z? We have to look for those elements of z for which we can have n such that that element raised to power n is equal to 0. आप मुझे बताइए क्या z में 0 के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें हम 0 की पावर सम नेचुरल नंबर 0 मिल सकता है हमें. ऑब्वियसली दैट इज ओनली 0. 0 की पावर 1 इज इक्वल टू 0. उसके अलावा आप कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट की आप कोई भी पावर ले लीजिए, नेचुरल नंबर पावर, तो कभी भी आपको 0 नहीं मिलेगा. दैट मीन nilpotent एलिमेंट में एक ही सॉरी सेट ऑफ इंटीजर्स में एक ही nilpotent एलिमेंट होता है, एंड दैट इज कौन सा है, दैट इज 0. ठीक है, फाइन. चलिए आगे चलते हैं. बात करते हैं जैसे हम कुछ सेट्स लेते हैं, Q लेते हैं, R लेते हैं, C लेते हैं, ZI लेते हैं, ZP लेते हैं, Z23I लेते हैं, तो इन सब में आप देखेंगे कि इनमें भी क्या होता है, इनमें भी एग्जैक्टली वन nilpotent एलिमेंट होता है. लेकिन आप कहेंगे कि सर आपने कैसे कंक्लूड कर लिया इन ए वन गो दैट इनके अंदर भी एक ही nilpotent एलिमेंट होता है. तो बेसिकली बच्चों होता ये है कि हमारे पास एक रिजल्ट होता है. रिजल्ट ये है कि अगर आपके पास एक इंटीग्रल डोमेन है तो इंटीग्रल डोमेन में एग्जैक्टली एक ही nilpotent एलिमेंट होता है. तो अगर हमारे पास R इंटीग्रल डोमेन है, उसके अंदर एक ही nilpotent एलिमेंट होगा. तो इसमें मैं प्रूफ नहीं आपको बताऊंगा, सिंपली आपको याद रखना है कि अगर R क्या हो, if R is an integral domain,
if R is an integral domain, then it has exactly one nilpotent element. ठीक है? So this is very easy to see. You can easily check it out that integral domain has exactly one nilpotent element. तो क्योंकि ये Q इंटेग्रल डोमेन है, R भी इंटेग्रल डोमेन है, C भी इंटेग्रल डोमेन है, ये जो गॉसियन इंटीजर्स की रिंग जो है ये भी इंटेग्रल डोमेन है, फिर आप ZP देखिए ये भी इंटेग्रल डोमेन है, ZPI ये भी इंटेग्रल डोमेन है क्योंकि 4 डिवाइड्स P माइनस 3, 23 माइनस 3 दैट इज 4 डिवाइड्स 20, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि ZPI ये इंटेग्रल डोमेन होने के लिए सिर्फ P का होना जरूरी, सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि 4 किसको डिवाइड करना चाहिए, P माइनस 3 को। तो क्लियर है? दैट मीन्स ये भी इंटेग्रल डोमेन है क्योंकि इसमें वो सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए इन सब में एग्जैक्टली एक ही निलपोटेंट एलिमेंट होगा। सो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने सीखी वो ये है कि इंटेग्रल डोमेन में एग्जैक्टली एक ही निलपोटेंट एलिमेंट होता है। ओके अच्छा, कुछ एग्जांपल्स देखिए और आप ये सब के सब इसमें आप और ऐड कर सकते हैं एग्जांपल, ये तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दी। Z क्रॉस 0 ये भी इंटेग्रल डोमेन होती है, Q क्रॉस 0 भी इंटेग्रल डोमेन होती है, ZI क्रॉस 0 जो है ये भी इंटेग्रल डोमेन होती है, तो इनमें भी एग्जैक्टली एक ही निलपोटेंट एलिमेंट होगा। लेकिन अगर Zn की बात करें हम, देखो ZP के बारे में तो हमें पता चल गया कि ZP इंटेग्रल डोमेन होती है, इसमें तो एक ही होगा। लेकिन अगर इन जनरल Zn की बात हम करें, चलिए Z6 को देखते हैं। अगर हम Z6 को देखें तो Z6 में 0 1 2 3 4 5 ये है आपके पास एलिमेंट्स। चलिए 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 की पावर 1 0 हो जाता है। 1 की पावर आप कुछ भी ले लें कभी भी आपको 0 नहीं मिलेगा। 2 की पावर कुछ भी ले लें कभी नहीं मिलेगा। 3 की पावर कुछ भी ले लें, 4 की पावर कुछ भी ले लें, 5 की पावर कुछ भी ले लें। दैट मीन्स Z6 में कितने निलपोटेंट एलिमेंट आपको मिले? It has only one nilpotent element. So Z6 has exactly one nilpotent element. लेकिन किसी के अंदर एक निलपोटेंट एलिमेंट होना इससे इंटेग्रल डोमेन की पहचान नहीं होती है। हाँ, अगर इंटेग्रल डोमेन हो तो उसमें एक ही निलपोटेंट एलिमेंट होता है, या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी रिंग में एक निलपोटेंट एलिमेंट नहीं होगा तो वो इंटेग्रल डोमेन नहीं होगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते, किसी को इंटेग्रल डोमेन नहीं प्रूव कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट के, क्योंकि इसमें एक ही निलपोटेंट एलिमेंट है तो इंटेग्रल डोमेन हो जाएगी। जैसे Z6 में देखिए, इसमें एक ही निलपोटेंट एलिमेंट, कई इंटेग्रल डोमेन है? बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज n इज नॉट इक्वल टू p। सो इसलिए कन्वर्स इस स्टेटमेंट का ट्रू इन जनरल नहीं है। अब Z8 के निलपोटेंट एलिमेंट देखिए आप। Z8 के अंदर अगर आप देखेंगे 0 तो होगा ही होगा हर एक में, 1 कभी नहीं होगा। 3 की पावर कुछ भी ले लें तो 3 की पावर कुछ भी आपको 8 का मल्टीपल नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये तो गया। 5 की पावर कुछ भी 8 का मल्टीपल नहीं मिलेगा। 7 की पावर लेकिन 2 की पावर 3 आप लेंगे तो वो 8 आ जाएगा, विच इज 0। 4 की पावर 2 लेंगे तो 16, 6 की पावर 3 लेंगे तो 16। तो इसलिए आपको 4 निलपोटेंट एलिमेंट्स मिलेंगे Z8। अब इसको किस तरह से आपको याद रखना है या कैसे आप निलपोटेंट एलिमेंट्स निकालते हैं किसी भी Zn के, तो उसके लिए आपको करना क्या है देखिए। किसी भी Zn के जब निलपोटेंट एलिमेंट आपको निकालने हैं, आपने क्या करना है, आपने उस n की ना प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देनी। P1 R1, P2 R2, ठीक है, P3 R3 जो भी होगी उसकी, ठीक है ना, Pn Rn। अब कितने निलपोटेंट एलिमेंट होंगे उसमें, आपने करना ये है कि आपने पावर को एक एक रिड्यूस करना है। P1 R1 -1, P2 R2 -1, और ऐसे ही करते करते कहां तक जाना है, Pn Rn -1। तो इस तरह से आपने सबकी पावर को एक एक रिड्यूस कर देना है, -1 कर देना है। तो उसके बाद जो आपके पास ये नई वैल्यू आएगी, ये वाली इतने ही निलपोटेंट एलिमेंट होते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे Z6 में देखिए, Z6 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है ना, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 6 की। लेकिन आपने करना क्या है, 2 की पावर 1 -1 और 3 की पावर 1 -1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0
इंटू 3 की पावर 0, सो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो इसलिए इसमें एक ही निलपोटेंट एलिमेंट होगा। Z8 के केस में देखिए 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो इसको क्या करना है आपको, 2 की पावर, एक ही प्राइम फैक्टर है तो 3 माइनस 1 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। तो इसमें कितने निलपोटेंट एलिमेंट्स होंगे, 4 निलपोटेंट एलिमेंट्स हो जाएंगे। फाइन, ओके। तो ये है फार्मूला Zn में निलपोटेंट एलिमेंट्स निकालने का। किसी में भी आप देख सकते हैं, जैसे Z1024 में आप देखिए, इसको 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 10 माइनस 1 दैट इज 2 की पावर 9, मतलब 512 निलपोटेंट एलिमेंट्स इसमें हो जाएंगे। Q क्रॉस Z में आपको निलपोटेंट एलिमेंट फाइंड करने हैं, तो इसमें निलपोटेंट एलिमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे आप, इसमें निलपोटेंट एलिमेंट जब आप फाइंड करते जाएंगे तो इसमें आपको एक ही निलपोटेंट एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि अगर एक्स वाई निलपोटेंट एलिमेंट है तो एक्स वाई की पावर n 0 0 होना चाहिए, इसका मतलब एक्स की पावर n वाई की पावर n 0 0 होना चाहिए, इसका मतलब एक्स की पावर n 0 होना चाहिए, वाई की पावर n 0 होना चाहिए, इसका मतलब एक्स निलपोटेंट एलिमेंट क्यू का होना चाहिए, वाई निलपोटेंट एलिमेंट जेड का होना चाहिए। लेकिन क्यू में एक ही निलपोटेंट एलिमेंट होता है, जेड में एक ही निलपोटेंट एलिमेंट होता है, इसलिए क्यू क्रॉस जेड पे भी एक ही होगा, दैट इज 0 क्रॉस 0 0। इस केस में देखिए कितने निलपोटेंट एलिमेंट्स मिलेंगे, तो यहाँ पे आपने धोखा नहीं खाना है। यहाँ पे देखिए क्यूब इंटीग्रल डोमेन है, इसमें एक ही होगा, आर इंटीग्रल डोमेन है, इसमें एक ही होगा, लेकिन Z8 इंटीग्रल डोमेन नहीं है, और इसको इसमें पता है आपको, क्योंकि इसका जब आप फार्मूला लगाएंगे इसमें 4 होंगे, 0 2 4 6, तो कितने बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन बनेगी। 0 पहले 0 के साथ जुड़ के, फिर इसके साथ, फिर 0 2 के साथ जुड़ के, फिर इसके साथ 0 4 के साथ जुड़ के, इसके साथ फिर 0 6 के साथ, तो इतने निलपोटेंट एलिमेंट्स होंगे। ZP के केस में एक ही होगा, क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन है, सिंपल सी बात है। इसी तरह से अगर कम्यूटेटिव रिंग हो आपके पास और A और B जो है निलपोटेंट एलिमेंट्स हो किसी भी कम्यूटेटिव रिंग के, तो उनका सम भी क्या होता है, निलपोटेंट एलिमेंट होता है। मान लो अगर A निलपोटेंट एलिमेंट है तो A की पावर n फॉर सम n 0 होगा, B निलपोटेंट एलिमेंट है, A की पावर m सम निलपोटेंट एलिमेंट होगा, तो A प्लस B n प्लस m, ये भी क्या हो जाएगा, दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। सो A प्लस B इज आल्सो निलपोटेंट एलिमेंट ऑफ R। जैसे 2 इज निलपोटेंट एलिमेंट, 4 इज निलपोटेंट एलिमेंट, तो 2 प्लस 4 दैट इज 6 इज आल्सो निलपोटेंट एलिमेंट। तो ये एक तरीका है, इससे आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी मान लो 2 निलपोटेंट एलिमेंट्स आपके पास आपको मिल गए हैं, तो तीसरा आप इस रिजल्ट की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यही चीज नॉन कम्यूटेटिव के केस में ट्रू नहीं हो सकती है। जैसे आप रिंग्स ले लें, तो रिंग के केस में, सॉरी रिंग में कह रहा हूँ, जैसे आप मैट्रिसेस ले लिए, मैट्रिसेस भी रिंग है, उसमें आपका ये निलपोटेंट एलिमेंट है क्योंकि A की पावर 2 0 है, ये भी निलपोटेंट एलिमेंट है क्योंकि B की पावर 2 जो है दिस इज 0 मैट्रिक्स। लेकिन A प्लस 0 जो है दिस इज, क्योंकि A प्लस B अगर आप देखोगे उसके सेकंड पावर आइडेंटिटी हो जाएगी, फिर आप चाहे जितनी भी पावर्स बढ़ाओ आइडेंटिटी कभी भी 0 नहीं होगा। सो A प्लस B इज नॉट गोइंग टू बी निलपोटेंट एलिमेंट ऑफ M2R। इसी तरह से अगर कम्यूटेटिव रिंग है, तो अगर A और B निलपोटेंट एलिमेंट है तो A इंटू बी भी निलपोटेंट एलिमेंट हो जाता है। फिर से ये चीज जो है नॉन कम्यूटेटिव के केस में ट्रू नहीं होती। इसी तरह से अगर A भी निलपोटेंट एलिमेंट है रिंग का, किसी भी रिंग का, तो BA भी जो है वो निलपोटेंट एलिमेंट हो जाता है। क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है यूनिट। देखिए यूनिट्स क्या होते हैं रिंग के। An element A of ring is said to be unit element of ring if what happens, if that element has a multiplicative inverse in R। कोई भी एलिमेंट रिंग के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट है वो उसका यूनिट कब कहते हैं हम उसको, अगर उस एलिमेंट का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाए, किसमें, रिंग में। ऑब्वियस सी बात है कि ये नॉन जीरो एलिमेंट ही होगा, जीरो का तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। तो वो वाले नॉन जीरो एलिमेंट्स जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें मिल जाएं, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड यूनिट एलिमेंट। और सेट ऑफ ऑल यूनिट्स को हम कहते हैं यूनिट ग्रुप, और ये पहले भी मैं इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, ठीक है। तो यूनिट ऑफ जेड देखिए, जेड में जेड रिंग है आपके पास, इसमें कौन से 2 एलिमेंट है जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको मिलेंगे, 1 का 1 मिलेगा, -1 का -1 मिलेगा। इसके अलावा आप कोई भी ले लीजिए, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आएगा, 1/2 के साथ, बट वो तो जेड में है ही नहीं। -2 को -1/2 के साथ, वो तो जेड में है ही नहीं। इसका मतलब 1 और -1 को छोड़ के कोई भी
दूसरा ऐसा एलिमेंट Z में नहीं होगा जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको मिलेगा। इसी तरह से Zi में जब आप ढूंढेंगे तो इसमें आपको 4 मिलेंगे, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। आपको याद रखना है Zi में ये पूछा जाता है आपसे, सेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि Zi में कितने यूनिट्स होते हैं। आई थिंक 2016 के सेट में जब मैंने भी दिया था ये पेपर तो उस वक्त ये पूछा गया है, इफ आई रिमेम्बर प्रॉपरली, कि Zi में कितने यूनिट्स हैं। ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में। तो यूनिट ऑफ Zi जो है इसमें 4 होते हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। अब इसकी आपको उसमें डिटेल में नहीं जाना है, डिटेल इसकी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। किसी को अगर डिटेल चाहिए होगी तो वो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है, जो मैं आपके इसमें शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे अपना नंबर, और शायद मैंने पहले भी शेयर किया है, तो उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनली, वहां पे मैं आपको डिटेल भी दे सकता हूँ इफ यू आर इंटरेस्टेड। क्यू के केस में 0 को छोड़ के सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, तो Q -0 इसके यूनिट ग्रुप हो जाएगा। R के केस में 0 को छोड़ के सभी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, C में 0 को छोड़ के सबका होता है। तो ये जो R स्टार C स्टार है ये यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। इसको आप नॉन जीरो पे ना इसको नॉन जीरो ना माने आप, अगर नॉन जीरो मान ले हम इसको, फिर तो UZ के केस में Z -0 होना चाहिए था, बट इट इज नॉट सो। ये Z स्टार में 1 और -1 है। ये अलग बात है कि यहाँ पे इत्तेफाकन यूनिट ऑफ R -0 आ रहा है, C स्टार C -0 आ रहा है, बट इन जनरल आप ये नहीं कह सकते कि एनी सेट का स्टार इज A -0, नो, फिर तो Z स्टार का Z -0 होना चाहिए। सो इट इज नॉट, हमें ये देखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहाँ पे नॉन जीरो हो जाते हैं सभी, दैट्स अ डिफरेंट इशू, दैट्स प्योरली अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस, बट यू कैन नॉट से दैट स्टार ऑफ एनी सेट is non-zero element set of that it consists of only non-zero elements of that set. So but in this case it happens to be set of non-zero elements. Z15 की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि UZN में वो वाले एलिमेंट आ जाते हैं जो n के साथ रिलेटिवली प्राइम होते हैं। तो देखिए 15 से छोटे एलिमेंट या 15 के बराबर जो एलिमेंट है 1 से लेकर 15 तक जो 15 के साथ रिलेटिवली प्राइम है वो कौन कौन से हैं, वो Z15 स्टार बन जाएगा। इन शॉर्ट n ग्रेटर देन 1 के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होते हैं Zn में, फी n होते हैं, और फी n में ऑलरेडी आपको बता चुका। Q क्रॉस Q का अगर आप यूनिट फाइंड करें, यूनिट ग्रुप, तो इसका यूनिट ग्रुप आपको क्या मिलेगा, इट कम्स आउट टू बी Q स्टार स्टार Q स्टार। इसी तरह से दिस कम्स आउट टू बी U Q क्रॉस R, दिस कम्स आउट टू बी Q स्टार स्टार R इनटू R स्टार। Q क्रॉस 0 का अगर आप यूनिट फाइंड करना चाहें, so this comes out to be Q star into 0। इसी तरह से Q क्रॉस R क्रॉस C का अगर आप देखें तो Q स्टार इंटू R स्टार इंटू C स्टार, ठीक है। सो दीज आर सम मोर यूनिट्स। इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि R1 R2 R3 Rn अगर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो U ऑफ R1 इंटू R2 इंटू Rn जो है ये किसके इक्वल होता है, U ऑफ R1 इंटू U ऑफ R2 एंड सो ऑन इंटू U ऑफ Rn। चलिए हो गया, निलपोटेंट एलिमेंट्स भी हो गया, और यूनिट एलिमेंट्स क्या होता है, यूनिट ग्रुप क्या होता है वो भी हो गया। Now this is one of the hot topics of ring theory, but I must say this is one of the most important concept in ring theory, because the concepts that are to follow this important concept, they are highly important, or I would say they are ultra important. Like we will discuss about factor ring, we will discuss about Galois field, we will talk about irreducible elements. The question on those topics are very much common whether it comes to CSIR net or JK set. So this topic is going to be a very important topic. So let us start. What is ideal? देखो बच्चे, आइडियल भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट होता है R का। क्या होता है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R का, और ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है। कंडीशंस क्या होती है, गौर से देखना। ये आपके पास रिंग है, ये आपके पास रिंग है, और मैं रिंग का क्या ले रहा हूं, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग जो है वो आइडियल कब होता है रिंग का, जब दो कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन क्या है, अगर आप कोई भी दो एलिमेंट्स ले लें उस सेट के अंदर, उस नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R के अंदर, तो उनका डिफरेंस भी किसमें होना चाहिए, उसी सेट के अंदर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं I का, अगर आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं आइडियल का,
और उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट से किसी भी रिंग के एलिमेंट से, तो वो किस में लैंड करना चाहिए? फिर से आई में होना चाहिए। या आप इस एलिमेंट को राइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं रिंग के एलिमेंट से, तो तब भी ये किसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए? उसी सेट के अंदर। कहने का मतलब ये है कि ये खींच लेता है रिंग के एलिमेंट्स को, मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको चाहे आप राइट से मल्टीप्लाई कर दो या लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दो, ये राइट से मल्टीप्लाई कर दो या लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दो रिंग के एलिमेंट्स के, तो ये सब के सब कहाँ चले जाते हैं? ये उसी सेट आई के अंदर चले जाते हैं। अब अगर आइडियल के अंदर ये प्रॉपर्टी हो कि अगर राइट साइड से आप रिंग के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दे और वो उनको अपने अंदर ले ले, तो इसको हम कहते हैं राइट आइडियल ऑफ आर। और अगर लेफ्ट से आप मल्टीप्लाई कर दे आइडियल के एलिमेंट्स को और को रिंग के एलिमेंट से और वो उनको अपने अंदर ले लें, एंड दिस इज कॉल्ड लेफ्ट आइडियल। और राइट से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उनको अपने अंदर ले लें, दिस इज कॉल्ड राइट आइडियल ऑफ आर। तो इसी के बेसिस पे राइट आइडियल और लेफ्ट आइडियल जो है यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। लेकिन जब हम आइडियल की बात करते हैं, वी एक्चुअली टॉक अबाउट टू साइडेड आइडियल, दैट इज बोथ लेफ्ट आइडियल एंड राइट आइडियल। तो यहाँ पे बात की गई है लेफ्ट आइडियल की, तो इसमें अगर हम लेफ्ट से कोई भी रिंग का एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट लैंड्स इनसाइड दिस सेट। इसी तरह से सबसेट ऑफ आर obviously having the same binary operations as of R, जबकि रिंग के सब रिंग के केस में हमने देखा था कि जरूरी नहीं है कि उसमें बाइनरी ऑपरेशन सेम हो, बट आइडियल के केस में बाइनरी ऑपरेशन सेम होने चाहिए। ठीक है, तो am I right what I am saying? I think so, yes. So right ideal क्या होता है इसमें? for all a belonging to I, for all b belonging to I, a minus b also belongs to I। और इसी तरह से कोई भी आप आइडियल का एलिमेंट लेंगे, उसको अगर आप राइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी किस में बिलोंग करना चाहिए? आई में। एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे ये वाला सेट है AB00, दिस इज द राइट आइडियल ऑफ M2R। सिंपली देख सकते हैं बिकॉज A और B इसमें है तो A माइनस बी भी इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी रिंग का एलिमेंट इसको राइट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से आप राइट और लेफ्ट आइडियल की बात कर सकते हैं। ओके, तो आज हम यहीं तक रखेंगे, कल हम फर्दर डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम।